क्या आपको पता है 22 जुलाई 1947 से पहले भारत के पास अपना कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था और आज से 2300 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का अधिकार लगभग पूरे भारत पर था, लेकिन उस वक्त भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। 17वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य ने भी भारत के अधिकांश हिस्सों पर अपना प्रभाव जमा लिया था, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि उस वक्त भी भारत का कोई राष्ट्रीय ध्वज नहीं था। आजादी से पहले भारत में 562 से ज्यादा रियासतें थी और इन सभी रियासतों के भी अलग अलग झंडे थे और गुलामी के दौर में ब्रिटिश भारत का झंडा यूनियन जैक से प्रभावित था, जिसका भारत की संस्कृति और इतिहास से बिल्कुल भी ताल्लुकात नहीं था, कोई संबंध नहीं था और यह ध्वज भारत का नहीं, भारत की गुलामी का प्रतीक था। हालांकि भारत का राष्ट्रीय ध्वज अस्तित्व में कैसे आया, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों के खिलाफ जैसे जैसे भारत की आजादी का आंदोलन मजबूत हुआ, वैसे वैसे लोगों को एक राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत महसूस हुई जो पूरे देश को एकजुट रख सके, इकट्ठा रख सके, एक साथ बांध कर रख सके। वर्ष 1905 में जब अंग्रेजों ने धर्म के आधार पर संयुक्त बंगाल का विभाजन किया, उस समय इसका जबरदस्त विरोध हुआ। क्रांतिकारियों ने तय किया कि वो इस विभाजन के विरोध में एक राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन करेंगे और इसे कलकत्ता में फहराया जाएगा। इस रणनीति के तहत वर्ष 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस और सुकुमार मित्र ने एक झंडा डिजाइन किया जो कुछ ऐसा दिखता है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। इस झंडे को तब कोलकाता के ग्रीन पार्क में फहराया गया था और उस समय अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों को अपनी फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बांटना चाहते थे। इसलिए इस झंडे को इस तरह डिजाइन किया गया कि इससे हिंदू और मुसलमानों को एकजुट किया जा सके और उनके बीच सांप्रदायिक सौहार्द रहे। इस झंडे में हरे रंग पर कमल के फूल अंकित थे और बीच में वंदे मातरम लिखा था और लाल रंग पर चंद्रमा और सूर्य को दिखाया गया था। इस झंडे को यानी इस हिसाब से तैयार किया गया था ताकि आपसी गठबंधन, आपसी मेलजोल की पूरी परिभाषा इससे गठित हो। और इसके एक साल बाद वर्ष 1907 में स्वतंत्रता सेनानी भीखाजी कामा ने जर्मनी के बर्लिन में इसी तरह का एक और झंडा फहराया था। हालांकि इसमें सबसे ऊपर हरे रंग की जगह केसरिया रंग को जगह दी गई थी और बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। यह झंडा भी आप देख सकते हैं। इसके 10 वर्षों बाद साल 1917 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट द्वारा भी एक झंडा डिजाइन किया गया था और यह बात उस समय की है जब होम रूल मूवमेंट अपने चरम पर था और इसके तहत ये क्रांतिकारी अंग्रेजों से पूर्ण आजादी की मांग नहीं कर रहे थे, बल्कि वो ये चाहते थे कि अंग्रेज भारतीय नागरिकों को भी उनकी व्यवस्था में शासन करने का अधिकार दे। इसलिए इस आंदोलन के दौरान जो झंडा डिजाइन हुआ उसमें यूनियन जैक को भी रखा गया था और ये वो तस्वीर है। हालांकि आज जो तिरंगा भारत की शान है, उसे डिजाइन करने में पिंगली वेंकैया का बहुत बड़ा योगदान है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थे और उनका जन्म 2 अगस्त 1876 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में हुआ था। वर्ष 1916 से लेकर वर्ष 1921 तक पिंगली वेंकैया ने 30 देशों के राष्ट्रीय ध्वजों पर गहराई से अध्ययन किया और वर्ष 1921 में कांग्रेस के सम्मेलन में उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपना एक बनाया हुआ डिजाइन पेश किया। उस डिजाइन में मुख्य रूप से लाल और हरा रंग था, जिसमें लाल रंग हिंदू और हरा रंग मुस्लिम समुदाय का प्रतिनिधित्व करता था। बाकी समुदायों को ध्यान में रखते हुए महात्मा गांधी जी ने उस डिजाइन में सफेद पट्टी डालने की बात कही और महात्मा गांधी ने झंडे के बीच में चरखे को शामिल करने की भी सलाह दी थी, क्योंकि वो चरखे को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांति का प्रतीक मानते थे और उनका कहना था कि चरखा भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करेगा और इससे आजादी का आंदोलन और भी ज्यादा मजबूत होगा। वैसे अगस्त 1931 को कांग्रेस ने अपने वार्षिक सम्मेलन में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने का प्रस्ताव पारित किया। हालांकि तब इस ध्वज में लाल रंग को हटाकर केसरिया रंग शामिल किया गया और केसरिया रंग को हिम्मत, त्याग और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। यानी अब इस ध्वज में केसरिया, सफेद और हरे रंग की पट्टियां थी और बीच में चरखा था।
22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज से के रूप में से स्वीकार किया, लेकिन इस ध्वज में चरखे की जगह अशोक चक्र को शामिल किया गया और ये एक नीला चक्र था जिसे अशोक का धर्म चक्र भी कहा जाता है। वैसे इस कहानी में तिरंगे में जो धर्म चक्र को शामिल किया गया है, इसके पीछे भी एक सवाल है कि आखिर इसे क्यों शामिल किया गया, और इसकी भी एक वजह है। धर्म चक्र का इस्तेमाल मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक ने किया था और यह धर्म चक्र सम्राट अशोक के भारत की विशाल सीमाओं का प्रतीक है। उस वक्त पूरा भारत एक शासन व्यवस्था के सूत्र में बंधा हुआ था और सम्राट अशोक के राज में पूरा पाकिस्तान और आज का बांग्लादेश भी मौजूद था। हालांकि बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि आखिर तिरंगे में चरखे को क्यों हटाया गया। तो इसके भी दो बड़े कारण थे। पहला कारण यह था कि तिरंगे पर चरखा होने से यह पीछे से उल्टा नजर आता था, उल्टा दिखता था। और दूसरा कारण यह था कि चरखा भारत के गांवों की आत्मनिर्भरता को दर्शाता था, जबकि नेहरू देश में बड़े बड़े उद्योग स्थापित करना चाहते थे। इसलिए उनका मानना था कि इस पर अशोक चक्र होना चाहिए। उस जमाने में एच.वी. कामत भी इस झंडे में एक संशोधन चाहते थे और उनका कहना था कि अशोक चक्र के अंदर स्वास्तिक चिन्ह होना चाहिए। हालांकि जब उन्होंने अशोक चक्र को तिरंगे पर अंकित देखा तो उन्हें लगा कि स्वास्तिक चिन्ह को इस पर जगह देना सही नहीं है और उसके बाद इसलिए संशोधन को उन्होंने खुद से वापस भी ले लिया और 16 अगस्त 1947 को जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर तिरंगा फहराया था। इस तिरंगे को दिल्ली से करीब 70 किलोमीटर दूर मेरठ से मंगवाया गया था। 1947 में मेरठ के खादी विभाग को यह सूचना दी गई कि पहले स्वतंत्रता दिवस पर फहराया जाने वाला तिरंगा मेरठ में तैयार किया जाएगा और इसके लिए स्वतंत्रता सेनानी पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया तिरंगा दिल्ली से मेरठ भेजा गया। मेरठ में तिरंगा तैयार करवाने की भी एक खास वजह थी और वो ये कि भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम 1857 में वो जो हुआ था और इसकी शुरुआत ब्रिटिश आर्मी के भारतीय सिपाहियों ने मेरठ से की थी और ये कहानी कहीं ना कहीं इस झंडे के पीछे जुड़ रही थी। इसलिए मेरठ को ही चुना गया जहां से तिरंगे को मनवाना था।